कहानी की शुरुआत जापान के एक बेहद व्यस्त और बेचैन शहर से होती है। चारों तरफ तेज रोशनी, भागती हुई गाड़ियां और हर दिशा में दौड़ते लोग दिखाई देते हैं। इसी भीड़ के बीच एक अपराधी जान बचाकर सड़कों पर भाग रहा होता है। उसके पीछे पीछे पुलिस वाले उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। वो बुरी तरह पसीने से भीगा हुआ है, घबराया हुआ है और किसी भी तरह वहां से निकल जाना चाहता है। लेकिन तभी अचानक सड़क के बीचों बीच वो आदमी अपना सीना पकड़ लेता है। उसके चेहरे पर तेज दर्द उभर आता है, कदम लड़खड़ा जाते हैं और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। वजह, अचानक आया दिल का दौरा। लेकिन ये कोई अकेली घटना नहीं होती। देश भर में एक के बाद एक ऐसे ही मामले सामने आने लगते हैं। खतरनाक अपराधी जो पैसे, ताकत या कानून की कमियों का फायदा उठाकर सजा से बच निकले थे, रहस्यमय तरीके से मरने लगते हैं। यहाँ तक कि जेल की सलाखों के पीछे बंद अपराधी भी अचानक मर जाते हैं। हर बार मौत की वजह लगभग एक ही होती है, हार्ट फेलियर। पुलिस पूरी तरह उलझन में पड़ जाती है। सरकार में हड़कंप मच जाता है। इतनी अजीब और अस्वाभाविक घटनाओं को नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। उधर आम लोग अपनी अपनी थ्योरी बनाने लगते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि ये भगवान का न्याय है जो तब सामने आया है जब इंसानी कानून नाकाम हो गया। वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ संयोग, किस्मत या कोई अजीब प्राकृतिक घटना मानकर टाल देते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ होती है, निशाने पर सिर्फ अपराधी ही हैं। असल सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। ये मौतें कोई हादसा नहीं है, इन्हें अंजाम दे रहा है एक नौजवान लड़का, लाइट यागामी। लाइट एक बेहद होशियार लॉ स्टूडेंट है, अपनी यूनिवर्सिटी के सबसे तेज दिमागों में से एक। बाहर से वो शांत, अनुशासित और बेहद महत्वाकांक्षी दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर कानून व्यवस्था की कमियों को लेकर गहरी नाराजगी छुपी हुई है। और सब कुछ बदल जाता है उस दिन जब उसके हाथ एक अजीब सी काली नोटबुक लगती है। पहली नज़र में वो एक आम डायरी जैसी लगती है, लेकिन उसके कवर पर सिर्फ 2 शब्द लिखे होते हैं, डेथ नोट। जिज्ञासा में लाइट उसे उठा लेता है। जब वो पहला पन्ना खोलता है तो अंदर अंग्रेजी में लिखे कुछ नियम दिखाई देते हैं। पहला नियम पढ़ते ही उसकी रूह कांप जाती है। जिस इंसान का नाम इस नोटबुक में लिखा जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। आगे नियम बताते हैं कि अगर किसी का नाम लिखते समय उसके चेहरे की कल्पना की जाए तो वो व्यक्ति मर जाएगा। अगर मौत का कारण नहीं लिखा गया तो उसकी मौत दिल के दौरे से होगी। लेकिन अगर कारण लिखा गया तो ठीक वैसा ही होगा जैसा बताया गया है। यहाँ तक कि मरने से पहले उस इंसान के काम भी कुछ हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं। शुरुआत में लाइट को लगता है कि ये किसी का घटिया मजाक है, शायद किसी स्टूडेंट की छोड़ी हुई अजीब डायरी। लेकिन ये बात उसके दिमाग से निकलती नहीं है। क्या पता, अगर ये सच हुआ तो? इसी सोच में डूबा हुआ लाइट एक शाम अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा होता है। तभी टीवी पर एक खबर चलती है। एक अपराधी कुछ लोगों को बंधक बनाकर बैठा हुआ है। नोटबुक को अपने सामने रखकर लाइट कुछ पल के लिए हिचकिचाता है। फिर वो टीवी स्क्रीन पर दिख रहे उस आदमी का नाम बिल्कुल वैसे ही लिख देता है जैसा लिखा हुआ दिखाई देता है। नाम लिखने के बाद वो पन्ने को घूर कर देखने लगता है, लेकिन तुरंत कुछ भी नहीं होता। लाइट खुद पर हल्की सी हंसी हंस देता है। जाहिर है ये नकली है, वो सोचता है। लेकिन अगले ही दिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आती है। वही अपराधी अचानक गिर पड़ा है और उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई है। ये सुनते ही लाइट सन्न रह जाता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। फिर भी उसका दिमाग पूरी तरह मानने को तैयार नहीं होता। वो तय करता है कि वो इस नोटबुक की एक बार और परीक्षा लेगा, इस बार किसी ऐसे इंसान पर जिसे वो जानता हो। उसे याद आता है कुछ दिन पहले बार में मिला एक आदमी, एक बदतमीज, हिंसक गुंडा जिसने सबके सामने लाइट को अपमानित किया था। उसी रात लाइट वापस उस बार में जाता है, डेथ नोट को चुपचाप अपने पास छिपाए हुए। वो उस आदमी का नाम लिखता है और साफ तौर पर लिखता है कि उसकी मौत दिल के दौरे से होगी। कुछ ही पलों में लाइट की आंखों के सामने वो आदमी लड़खड़ाने लगता है। वो अपना सीना पकड़ता है, सांस लेने के लिए हांफने लगता है और अगले ही सेकंड जमीन पर गिर पड़ता है। वहीं उसकी तुरंत मौत हो जाती है। लाइट बुरी तरह कांप जाता है, उसके हाथ थरथराने लगते हैं। अब कोई शक नहीं बचता, न कोई चाल, न कोई भ्रम। डेथ नोट असली है, इसमें मारने की ताकत है। जब लाइट घर लौट रहा होता है तभी अचानक लाइट्स झिलमिलाने लगती हैं और फिर उसकी आंखों के सामने एक डरावनी आकृति प्रकट होती है। पीली चमड़ी, अजीब सी मुड़ी हुई शक्ल और भेदती हुई आंखें। ये है र्यूक शिनिगामी, यानी मौत का देवता जिससे ये नोटबुक कभी जुड़ी थी। लाइट पहले तो डर के मारे पीछे हट जाता है। र्यूक का चेहरा डरावना है और उसकी आवाज भारी और मजाक उड़ाने वाली। लेकिन थोड़ी देर बाद र्यूक सच्चाई बताता है। डेथ नोट का मालिक ही उसे देख सकता है। इस दुनिया में और कोई उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर सकता।
र्यूक ये भी साफ कर देता है कि उसने लाइट को चुना नहीं है। उसने बस बोरियत में इस नोटबुक को इंसानी दुनिया में गिरा दिया था। वो ना तो लाइट का साथी है न दुश्मन। वो सिर्फ देखेगा और कुछ नहीं। लाइट ध्यान से सब सुनता है। उसका डर धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलने लगता है। अब तक उसे साफ पता चल चुका होता है कि वो क्या करना चाहता है। डेथ नोट को हाथ में पकड़े हुए और र्यूक को अपने खामोश गवाह के रूप में सामने देखकर लाइट यागामी अपने मकसद का ऐलान करता है। वो एक नई दुनिया बनाएगा, ऐसी दुनिया जहां अपराध के लिए कोई जगह नहीं होगी, जहां सिर्फ नेक लोग जिंदा रहेंगे। वो खुद उस दुनिया का भगवान बनेगा। और यहीं से इंसाफ और कत्ल की बीच की जंग चुपचाप शुरू हो जाती है। इसके बाद के दिनों में लाइट बार बार डेथ नोट की परीक्षा लेता है। हर बार नतीजा एक सा होता है। जिन नामों को वो लिखता है वे इस दुनिया से मिट जाते हैं। अपराधी एक एक करके गायब होने लगते हैं और लाइट अपने मिशन को लेकर और भी पक्का हो जाता है। उसके लिए ये किस्मत है। उसका काम है इस दुनिया को बुराई से साफ करना। जल्द ही मीडिया इन रहस्यमयी मौतों के पीछे छुपी ताकत को एक नाम दे देता है। इंटरनेट फोरम्स पर अफवाहें फैलने लगती हैं और लोग एक ही शब्द फुसफुसाने लगते हैं, कीरा। ये नाम अंग्रेजी शब्द किलर से लिया गया होता है और आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाता है। कुछ लोगों के लिए कीरा एक मसीहा बन चुका होता है, एक ऐसा नायक जो ईश्वरीय न्याय दे रहा है, वहां जहां कानून नाकाम हो गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई लोग उसे एक बेरहम हत्यारा मानते हैं, एक खतरनाक शख्स जिसे किसी भी हाल में रोका जाना चाहिए। जैसे जैसे अपराधी एक एक करके मरते जाते हैं, दुनिया अब इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकती। सरकारें, पुलिस एजेंसियां और मीडिया सबको मानना पड़ता है कि कुछ असामान्य घट रहा है। कोई अनदेखी ताकत चुपचाप इंसाफ सुना रही है और पूरी दुनिया उसे एक ही नाम से जानने लगती है, कीरा। जापान में नेशनल पुलिस एजेंसी इस मामले की जांच शुरू करती है, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि ये केस आम मामलों से बिल्कुल अलग है। अपराधी मर रहे हैं, लेकिन गोली से नहीं, जहर से नहीं, किसी भी ऐसे तरीके से नहीं जो कोई निशान छोड़े। हर मौत दिल के दौरे से हो रही है। ना कोई हथियार मिलता है, ना कोई सबूत, ना कोई ऐसा संदिग्ध जिसके पीछे भागा जा सके। जो भी कीरा है, उसके पास ऐसी ताकत है जो इंसानी समझ से कहीं बाहर है। और तभी कहानी में एक नया किरदार एंट्री लेता है, एक ऐसा इंसान जो आगे चलकर लाइट का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला होता है। दुनिया का मशहूर जासूस, जिसे सिर्फ एक अक्षर से जाना जाता है, एल। एल एक रहस्यमय शख्स है। कोई उसका असली नाम नहीं जानता, ना उसका चेहरा, ना ही उसकी असली लोकेशन। वो सिर्फ एन्क्रिप्टेड कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आवाज़ के जरिए बात करता है। लेकिन इस रहस्य के बावजूद उसने ऐसे अनगिनत केस सॉल्व किए हैं जिन्हें दुनिया का कोई और जासूस सुलझा नहीं पाया। पुलिस के लिए एल ही आखिरी उम्मीद बन जाता है। शुरुआत में जापानी पुलिस हिचकिचाती है। बिना चेहरा देखे, बिना पहचान जाने इतने खतरनाक केस की जिम्मेदारी किसी को सौंपना अजीब लगता है। लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। कीरा तक पहुंचना नामुमकिन लग रहा है और पुलिस अफसरों के बीच डर फैलता जा रहा है। आखिरकार वे एल को जांच की कमान सौंपने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहीं से शुरू होता है दिमागों का खेल। एक दिन एल पूरी दुनिया के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट में सामने आता है। उसकी पहचान स्क्रीन पर दिख रहे सिर्फ एक बड़े से एल से छुपी होती है। शांत और ठंडे अंदाज में वो सीधे कीरा को संबोधित करता है। वो कहता है, कीरा, मुझे पता है तुम वहीं कहीं हो। तुम खुद को न्याय समझते हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ एक हत्यारे हो। टीवी के सामने बैठा लाइट ये सब देख रहा होता है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। आज तक किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। किसी ने उसे खुली चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन एल यहीं नहीं रुकता। वो एक और खतरनाक कदम उठाता है। एक कैदी को ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में लाया जाता है। तेज रोशनी के नीचे वो आदमी घबराया हुआ बैठा होता है। तभी एल ऐलान करता है, अगर तुम्हारे पास सच में वो ताकत है जिसका तुम दावा करते हो, तो ये आदमी मर जाएगा। ये सुनते ही लाइट की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है। अब ये सिर्फ हत्याओं का खेल नहीं रहा, ये कीरा बनाम एल की सीधी टक्कर बन चुकी है। और इस जंग में जीत सिर्फ उसी की होगी जिसका दिमाग ज्यादा तेज होगा। क्या ये जासूस उसे परख रहा है? लाइट के मन में यही सवाल उठता है। वो तुरंत डेथ नोट उठाता है और टीवी पर दिख रहे उस कैदी का नाम लिख देता है। कुछ ही सेकंड के अंदर लाइव टेलीविजन पर वो आदमी अचानक गिर पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। पूरी दुनिया सन्न रह जाती है। लोग दहशत में आ जाते हैं। लेकिन एल के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं होती, बल्कि वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तो ये सच है। और फिर वो असली चाल का खुलासा करता है। एल बताता है कि ये प्रसारण पूरी दुनिया में नहीं दिखाया जा रहा था।
ये सिर्फ जापान के एक खास इलाके केटीओ रीजन में ही टेलीकास्ट हुआ था, और जो आदमी मरा था वो एल नहीं था, बल्कि एक सजायाफ्ता अपराधी था जिसे जानबूझकर चारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। ये सुनते ही लाइट की आंखें फैल जाती हैं। पहली बार किसी ने उसे मात दी थी। उसी पर लाइट को एहसास हो जाता है कि वो इस जासूस को हल्के में नहीं ले सकता। ये कोई आम दुश्मन नहीं है, ये ऐसा इंसान है जो झूठ और चालों को आसानी से समझ लेता है और जो उसे आखिरी सांस तक पीछा करेगा। और यहीं से दिमागों की असली जंग शुरू होती है। उधर अपनी निजी जिंदगी में लाइट अब भी एक परफेक्ट स्टूडेंट और एक प्यार करने वाले बॉयफ्रेंड का नाटक करता रहता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड श्योरी के साथ समय बिताता है और दिखाता है कि सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। लेकिन उस शांत मुस्कान के पीछे उसका दिमाग हर पल दौड़ रहा होता है। अगली चाल, अगली योजना। लाइट के पिता सोइचिरो यागामी भी इस केस से गहराई से जुड़े हुए हैं। वो नेशनल पुलिस के एक सीनियर अफसर हैं, ईमानदार, सख्त और नैतिकता से भरपूर। लेकिन उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि जिस कातिल की तलाश में वो दिन रात जुटे हैं, वही कीरा उनका अपना बेटा है। ये विडंबना हर सीन पर भारी पड़ती है। जहां लाइट अपने राज को बड़ी सफाई से छुपाता है, वहीं उसका पिता उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। इसी बीच र्यूक यानी शिनेगामी सब कुछ बड़े मजे से देख रहा होता है। इंसानों का व्यवहार उसे बेहद दिलचस्प लगता है। उसके लिए लाइट किसी खिलौने से कम नहीं, बेहद तेज दिमाग वाला, महत्वाकांक्षी, निर्दयी और पूरी तरह अनिश्चित। र्यूक दखल नहीं देता, लेकिन लाइट के फैलाए हुए इस अराजकता का पूरा मजा लेता है। दिन बीतते जाते हैं और कीरा की हत्याएं जारी रहती हैं। पूरे देश में डर फैल जाता है। अपराधी कांपने लगते हैं कि न जाने अगला नंबर किसका हो। आम लोग बहस करते रहते हैं कि क्या कीरा एक रक्षक है या फिर एक तानाशाह। लेकिन एक बात तय है, एल तब तक नहीं रुकेगा जब तक सच्चाई सामने ना आ जाए। और लाइट अपनी सारी होशियारी के बावजूद अब महसूस करने लगता है कि कोई उसे लगातार घूर रहा है। कोई अनदेखा दबाव उसके चारों तरफ कसता जा रहा है। इसी दौरान पर्दे के पीछे एक और खतरा धीरे धीरे आकार लेने लगता है। एल चुपचाप एफबीआई एजेंट्स को जापान भेज देता है। उनका मकसद है उन पुलिस अफसरों के परिवारों पर नजर रखना जिन्हें जांच से जुड़ी अहम जानकारियां मिल सकती हैं। इन्हीं में से एक एजेंट रे पेनबर्ग को लाइट पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन लाइट बेहद चालाक है। उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना बन जाती है। एक दिन लाइट अपनी गर्लफ्रेंड श्योरी को लेकर सिटी बस में चढ़ता है। जैसा उसने सोचा था, एफबीआई एजेंट भी उसी बस में सवार हो जाता है। लाइट बाहर से बिल्कुल सामान्य रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा होता है। वो जानना चाहता है ये आदमी कौन है और क्यों उसका पीछा कर रहा है। और तभी लाइट अपनी चाल चलता है। अचानक एक हताश अपराधी बस को हाईजैक कर लेता है। वो ड्राइवर पर बंदूक तान देता है और यात्रियों में चीख पुकार मच जाती है। पूरी बस में डर फैल जाता है। लेकिन लाइट शांत रहता है, क्योंकि ये वही मौका है जिसे वो अपने फायदे में बदल सकता है। लाइट चुपचाप डेथ नोट का फटा हुआ एक छोटा सा टुकड़ा जमीन पर गिरा देता है। वो अपराधी उसे उठा लेता है और अनजाने में बस के गलियारे में खड़े र्यूक शिनिगामी को देख लेता है। और यहीं से हालात और भी खतरनाक मोड़ लेने वाले होते हैं। जैसे ही उस अपराधी की नज़र उस पन्ने पर पड़ती है, उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं, क्योंकि जो भी इंसान डेथ नोट के किसी पेज को छू लेता है, उसे उसका शिनिगामी दिखाई देने लगता है। अचानक वो आदमी जोर से चीख उठता है। घबराहट में वो र्यूक पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, लेकिन गोलियों का मौत के देवता पर कोई असर नहीं होता। र्यूक जरा सा भी नहीं हिलता। बस में बैठे बाकी यात्री चीखने चिल्लाने लगते हैं। ड्राइवर का संतुलन बिगड़ जाता है, बस इधर उधर लहराने लगती है और पूरे माहौल में अफरा तफरी मच जाती है। आखिरकार डर के मारे वो अपराधी बस से कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर निकलते ही सामने से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे कुचल देती है। उसकी वहीं तुरंत मौत हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसा लाइट ने पहले से डेथ नोट में लिख रखा था। बाकी लोगों को ये सब एक अजीब सा हादसा लगता है, लेकिन असलियत में ये पूरा खेल लाइट ने खुद रचा था। घटना के बाद लाइट सीधे रे पेनबर्ग के पास जाता है। वो खुद को डरा सहमा हुआ दिखाता है और कहता है, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो सीधे पूछ लीजिए, इस तरह मेरा पीछा मत कीजिए। वो खुद को एक मासूम, समझदार लेकिन बिल्कुल बेखतर नौजवान के रूप में पेश करता है। इतना होशियार कि निगरानी को समझ सके, लेकिन इतना निर्दोष कि शक ना हो। लेकिन सच्चाई ये है कि लाइट अब पलटवार शुरू कर चुका होता है। कुछ दिन बाद रे पेनबर्ग ट्रेन में सफर कर रहा होता है। तभी अचानक लाइट उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। बेहद शांत अंदाज में लाइट वायरलेस के जरिए उससे बात करना शुरू करता है। रे चौंक जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब कैसे हो रहा है। लाइट उसे डेथ नोट का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ाता है।
पहले कीरा उसे धमकाता है, उसके पास बैठे एक आदमी को मारकर, और फिर वो रे से कहता है कि जापान में मौजूद सभी FBI एजेंट्स के नाम लिखे जाएं। डर और मजबूरी में रे एक एक करके सारे नाम लिख देता है। सूची पूरी होते ही लाइट के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तुमने मेरी बहुत मदद की है, वो कहता है। अगले ही पल रे पेनबर अपना सीना पकड़ लेता है और दिल के दौरे से उसकी मौत हो जाती है। और सिर्फ रे ही नहीं, जिन जिन FBI एजेंट्स के नाम उसने लिखे थे वे सभी एक एक करके उसी तरह मर जाते हैं। एक ही चाल में लाइट ने जापान में मौजूद एल के सारे ऑपरेटिव्स का सफाया कर दिया होता है। FBI एजेंट्स की मौत की खबर पूरी पुलिस फोर्स को हिला देती है। अफसरों में डर फैल जाता है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि कीरा किसी को भी मार सकता है, यहां तक कि कानून के रक्षक भी सुरक्षित नहीं हैं। डर के मारे कुछ जासूस केस से हटने तक का फैसला कर लेते हैं। लेकिन एल के लिए ये डर नहीं बल्कि एक पुख्ता सबूत होता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि कीरा कोई बेतरतीब हत्यारा नहीं है। वो सोच समझकर चलता है, बेहद साहसी है और पूरी तरह निर्दयी भी। और अब एल एक बात साफ समझ जाता है, कीरा को पुलिस की अंदरूनी जानकारी मिल रही है। इसका मतलब साफ है, या तो कीरा खुद पुलिस से जुड़ा हुआ है या फिर वो किसी पुलिस अफसर का बेहद करीबी है। यहीं से लाइट यागामी पर शक गहराने लगता है, भले ही अभी कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं होता। इसी बीच रे पेनबर की मंगेतर नाओमी मिसोरा रे की रहस्यमयी मौत को मानने से इनकार कर देती है। बाकी लोगों की तरह वो डरकर पीछे नहीं हटती, बल्कि वो चुपचाप अपनी खुद की जांच शुरू कर देती है। वो सच्चाई जानना चाहती है और रे की मौत का बदला लेना भी। नाओमी बेहद समझदार, शांत और दृढ़ निश्चय वाली महिला है। वो अपनी सूझबूझ और अनुभव के भरोसे आगे बढ़ती है। उसकी जांच उसे सीधे लाइट तक ले आती है। वो पहले शियोरी से मिलती है और थोड़े ही समय बाद लाइट से भी आमना सामना हो जाता है। लाइट से मिलते ही नाओमी को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। वो शुरू में ज्यादा कुछ नहीं बताती, लेकिन लाइट समझ जाता है कि ये औरत तेज दिमाग की है और उस पर शक कर रही है। नाओमी बताती है कि वो अपने मंगेतर की मौत की जांच कर रही है और उसे पूरा शक है कि कीरा उन्हीं के बीच कहीं छुपा हुआ है। फिर वो लाइट की आंखों में देखकर कहती है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हें मेरा असली नाम नहीं पता। लाइट बाहर से बिल्कुल शांत बना रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एहसास हो जाता है अगर नाओमी और गहराई तक गई तो वो उसके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। और अब लाइट को एक और बड़ा फैसला लेना होगा। नाओमी की रहस्यमयी बातों से शियोरी पूरी तरह उलझन में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि नाओमी आखिर कहना क्या चाहती थी, लेकिन उसके मन में डर और बेचैनी घर कर जाती है। उधर एल एक बेहद साहसी कदम उठाता है। अब तक किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन हालात इतने खतरनाक हो चुके होते हैं कि पुलिस एक आमने सामने की मुलाकात की मांग करती है। जब आखिरकार एल सबके सामने आता है तो पूरी टास्क फोर्स हैरान रह जाती है। उनके सामने कोई बुजुर्ग अनुभवी अफसर नहीं होता, बल्कि एक ऐसा नौजवान जो किसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जैसा दिखता है। नंगे पांव बैठा होता है, लगातार मिठाइयाँ खाता रहता है और एकदम सपाट, शांत आवाज में बात करता है। उसकी हरकतें अजीब लगती हैं, लेकिन उस अजीब से बाहरी रूप के पीछे एक बेहद तेज दिमाग छुपा होता है। एल टीम को बताता है कि कीरा किसी न किसी तरह पुलिस से जुड़ा हुआ है। वो ये भी साफ करता है कि कीरा शायद एक स्टूडेंट है, क्योंकि ज़्यादातर मौतें स्कूल या कॉलेज के बाद के समय में हो रही हैं। बेहद शांत अंदाज में वो ऐलान करता है, कीरा जापान में ही है और वो हमसे बहुत करीब है। ये बात लाइट के पिता और बाकी टीम को बेचैन कर देती है, लेकिन एल के चेहरे पर उत्साह साफ झलकता है। उसे लगता है कि वो सच्चाई के बहुत पास पहुंच चुका है। इसी दौरान एल लाइट पर अपनी शंका को परखने के लिए एक और कदम उठाता है। वो यागामी परिवार के घर में छिपे हुए कैमरे और वायरटैप लगवा देता है। अब लाइट की हर हरकत पर नजर रखी जा रही होती है, लेकिन लाइट भी कम चालाक नहीं है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि उस पर नजर रखी जा रही है। वो कैमरों के सामने बिल्कुल परफेक्ट व्यवहार करता है, पढ़ाई, खाना, सोना, सब कुछ एक आम स्टूडेंट की तरह। वो डेथ नोट को पूरी तरह छुपा कर रखता है। कई दिनों तक एल उसे ध्यान से देखता रहता है, लेकिन लाइट जरा सी भी गलती नहीं करता। हालांकि उस शांत चेहरे के पीछे कीरा की कलम चलती रहती है। एल की कड़ी निगरानी के बावजूद अपराधी मरते रहते हैं। एक दिन टीवी पर एक और अपराधी की खबर चलती है। टास्क फोर्स लाइट पर नजर रखती है, ये देखने के लिए कि क्या वो कोई हरकत करेगा। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि अपराधी मर जाता है, जबकि लाइट ने टीवी की तरफ देखा तक नहीं होता। कुछ अफसरों को लगता है कि शायद उन्होंने लाइट पर बेवजह शक किया था, लेकिन एल अब भी आश्वस्त नहीं होता। वो जानता है कि कीरा अब भी छुपकर काम कर रहा है।
आखिरकार लाइट के कमरे से छिपे हुए कैमरे हटा दिए जाते हैं। जिंदगी ऊपर ऊपर से सामान्य लगने लगती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं होता। नाओमी अब भी अपनी जांच में लगी हुई होती है। वो एल से संपर्क करती है और कहती है कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर ये साबित करना चाहती है कि कीरा वही है। नाओमी लाइट को एक जगह बुलाती है जहां शियोरी को उसने बंदूक की नोक पर पकड़ा होता है। वो लाइट से सच्चाई कबूल करने को कहती है। शियोरी घबराहट में छटपटाने लगती है, लेकिन लाइट पूरी तरह शांत रहता है और हर आरोप से इनकार करता है। अचानक हताशा में शियोरी खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है। माहौल में अफरा तफरी मच जाती है। नाओमी गोली चलाती है, लेकिन गोली लाइट को नहीं लगती। वो शियोरी को लग जाती है। शियोरी जमीन पर गिर पड़ती है, बुरी तरह घायल। लाइट बाहर से टूटे हुए प्रेमी की तरह उसके पास भागता है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो इस पल को पहले ही देख चुका था। कुछ ही पलों बाद नाओमी बंदूक खुद पर तान लेती है और अपनी जान ले लेती है। एल और पुलिस जब मौके पर पहुंचते हैं तो उन्हें ये एक दुखद टकराव लगता है, घबराहट में हुआ एक हादसा। लेकिन हकीकत ये होती है कि इस घटना का हर पल पहले ही डेथ नोट में लिखा जा चुका था। लाइट ने नाओमी का असली नाम नाओमी मिसोरा चर्च के मैरिज रिकॉर्ड से पता कर लिया था। उसी के बाद उसने पूरी घटनाओं की श्रृंखला को नियंत्रित किया। शियोरी की मौत, नाओमी की आत्महत्या और खुद के लिए एक परफेक्ट एलिबाय। बाद में लाइट र्यूक से कबूल करता है कि सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक हुआ। उसने अपनी ही शक से बचने के लिए अपनी ही गर्लफ्रेंड को बलि चढ़ा दिया। ये पल लाइट के पूरी तरह बदल जाने का सबूत बन जाता है। अब वो न्याय की बातें करने वाला नौजवान नहीं रह जाता। वो एक ठंडे दिमाग का हेरफेर करने वाला इंसान बन चुका होता है, जो अपने मकसद के लिए किसी को भी मार सकता है। बाहरी दुनिया के लिए लाइट अब भी एक दुखी बॉयफ्रेंड और आदर्श बेटा होता है। वो अपने पिता और टास्क फोर्स से कहता है कि वो भी कीरा को पकड़ने में उनकी मदद करेगा, लेकिन ये भी उसकी एक और चाल होती है, जांच के करीब रहकर चुपचाप हत्याएं जारी रखने की। आखिरी सीन में जंग की लकीरें साफ खिंच जाती हैं। लाइट और एल पहली बार आमने सामने खड़े होते हैं, दो जीनियस एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए। दोनों जानते हैं कि सामने वाला ही असली दुश्मन है, लेकिन किसी के पास सबूत नहीं है। ये जंग अब बस शुरू हुई है। उसी वक्त शहर के दूसरे हिस्से में मीसा नाम की एक युवती को एक अपराधी घेर लेता है। अचानक वो आदमी दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। मीसा के सामने जमीन पर एक दूसरा डेथ नोट गिरता है। यहीं पर कहानी खत्म होती है और अगली फिल्म के लिए मंच तैयार हो जाता है। लाइट ने दुनिया को दिखा दिया कि उसका तथाकथित न्याय असल में सोची समझी पागलपन है। अब दो डेथ नोट्स के साथ कीरा और एल के बीच की मानसिक जंग और भी भयानक होने वाली है। लाइट ने शुरुआत न्याय की तलाश से की थी, लेकिन अंत में सच्चाई सामने आती है। वो कोई रक्षक नहीं, वो एक ऐसा इंसान है जो अपने राज को बचाने के लिए अपनों की भी कुर्बानी दे सकता है। मीसा की एंट्री और दूसरे डेथ नोट के साथ ये दिमागी युद्ध अब और भी ऊंचाइयों तक जाने वाला है। IMDb पर इस फिल्म को 33,000 से ज़्यादा लोगों ने रेट किया है और इसकी औसत रेटिंग 7.5 है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।